So hello and welcome back students to AI Education and Study with Anas sir. Today I will be starting one short explanation of class 12 business study chapter number 11 marketing. तो आज के अपने इस क्लास में इस चैप्टर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक वन शॉट वे के साथ हम समझने वाले हैं और इस क्लास के बाद आपको इस चैप्टर में जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। तो देखिए मार्केटिंग का मतलब यहां से हम क्या जानेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कंज्यूमर अपनी नीड सेटिस्फाइड करता है और मार्केटर उस नीड्स को सेटिस्फाइड करवाता है बाय द प्रोडक्ट, बाय द सर्विसेज, बाय द इंफॉर्मेशन एंड द मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेज। तो हम यहां से इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे? इट रेफर टू दैट सोशल प्रोसेस अंडर विच वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड offered by doing transaction independently and the needs of satisfied। तो यहां पर अगर मैं इस पूरी डेफिनेशन का निचोड़ बोलूं तो मैं क्या कह पाऊंगा? मार्केटिंग इंश्योर्स द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। आप खुद देखो कि हर एक बिजनेस का क्या मोटिव होता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट से, मेरी सर्विसेज से कंज्यूमर जो है वो अट्रैक्ट हो, कस्टमर मेरे पास आए, जिससे मेरा कारोबार आगे बढ़ेगा। यानी कि अल्टीमेटली अगर हम अपने कंज्यूमर का ही ध्यान नहीं रखेंगे, उसके साथ कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन नहीं करेंगे या फिर अपने गुड्स के बारे में उसको नहीं बताएंगे तो हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस की सारी रिसोर्सेज एक तरीके से कस्टमर के ऊपर डिपेंड होती हैं। अगर कस्टमर ही नहीं आएगा तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो यहां पर क्या होता है कि कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए यहां पे काम किया जाता है। तो इस पूरे मार्केटिंग प्रोसेस में, यानी कि जो हमने सोशल प्रोसेस पढ़ा है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर दो बंदे इंक्लूड होते हैं। पहला हम पढ़कर आ रहे हैं भाई कस्टमर, और दूसरा होता है हमारे पास मार्केटर, जिसको हम सेलर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया बायर, ये हो गया सेलर। तो कस्टमर कौन है भाई? कस्टमर है, इट रेफर टू दैट पीपल और एन ऑर्गेनाइजेशन हु वांट्स टू सेटिस्फाई देयर नीड। ये वो बंदा है या वो ग्रुप है जो कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करना चाहता है। और मार्केटर का मतलब क्या है? जो सेटिस्फाइड करवाना चाहता है। मतलब it refer to that person or an organization who provides goods or services to satisfy the needs of the customer। तो यहां पर मार्केटर क्या करता है? कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाइड करवाता है बाय द प्रोडक्ट, बाय द सर्विसेज, आइडियाज, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा मार्केटिंग के एलिमेंट है। यानी कि हमारे पास कभी कभार सवाल आ जाता है व्हाट कैन बी मार्केटेड, हम क्या मार्केटेड कर सकते हैं? तो हम फिजिकल प्रोडक्ट कर सकते हैं, सर्विसेज कर सकते हैं, है ना, इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे कि न्यूज चैनल वगैरह होते हैं, आइडियाज होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, लाइक मोटिवेशन स्पीकर होते हैं, इस तरीके से। तो ये सारे हमारे मार्केटेड एलिमेंट है। तो हमने क्या जाना? कस्टमर एंड मार्केटर के बारे में जाना। इसके ना कुछ व्यू हैं। इसके हमारे पास दो व्यू निकल कर आते हैं। पहला आता है हमारे पास ट्रेडिशनल व्यू और दूसरा आता है हमारे पास मॉडर्न व्यू। तो इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? देखो, ट्रेडिशनल व्यू का मतलब आप ये समझ लो कि पुराने जमाने के ख्यालात। मतलब यहाँ पे मार्केटिंग हम उसको कहेंगे कि एक पर्टिकुलर प्लेस हो जहां पर बायर एंड सेलर आपस में मीट करें और उसके बाद अपनी ट्रांजैक्शंस को लीड करें। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? इट रेफर टू अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट ईच अदर एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर सभी ने दुकान खोल रखी है और सभी लोग आके जो है वो प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जिसका मन कर रहा है तो वो उसको परचेज कर रहा है। तो ये ट्रेडिशनल व्यू है। बात करूं अगर मॉडर्न व्यू की, तो इट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ द रियल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब यहां से क्या है कि मॉडर्न व्यू के अंदर हमने अपनी चीजों को थोड़ा बदला, मतलब इस सोच को बदला। वो क्या बदला कि भाई यहां पर सिर्फ और सिर्फ रियल एंड पोटेंशियल बायर्स को देखा जाता है, कौन अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करना चाहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कार का न्यू मॉडल बना है तो उस न्यू मॉडल बनने के एडवर्टीजमेंट कर दिया गया और फिर उस न्यू मॉडल को वही बंदा परचेज करेगा जो कस्टमर उसके लिए डिजायरेबल है। मतलब जो अपनी नीड एंड वांट को और साथ ही साथ अपनी डिजायर के साथ उसको अचीव कर सकता है। तो यहां से क्या जाना हमने कि मॉडर्न व्यू के अंदर है हमारे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, बट रियल एंड पोटेंशियल बायर ही उसको परचेस कर सकते हैं। आप इसके उदाहरण के अंदर एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को भी ले सकते हो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के अंदर आप जब गुड्स चेक करते हो तो सिर्फ वही चीज परचेस करोगे जिस चीज को आप परचेस कर पाओगे, मतलब जिस चीज को परचेस करने के लिए आप डिजायर हो। ठीक है, तो यहां से मॉडर्न व्यू के अंदर हमने क्या जाना? कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहां पर बायर एंड सेलर आपस में मिल रहे हैं, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के जरिए वो अपनी कंडक्ट कर रहे हैं सारी बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज को। तो ये हमारे दो व्यू होते हैं बेसिकली, ट्रेडिशनल व्यू पुराना जमाना, मॉडर्न व्यू नया जमाना, जैसे कि आप लोग देख रहे हो।
अच्छा, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं कि इतना बड़ा जो हम काम कर रहे हैं मार्केटिंग का और जिस पे हमारी पूरा पूरा का पूरा बिजनेस हमारा डिपेंड है, तो इसके कुछ फंक्शंस हमारे पास होते हैं। वो फंक्शन हमारे पास टोटल 12 हैं और सारे सीरीज के बेस पर है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी सिचुएशन हमारी। पहली आती है हमारे पास गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमारे पास काम यही है कि अपने मार्केट की इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करना, उसको गैदर करना कि आखिर यार मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट के अंदर कस्टमर चाह क्या रहा है, उसकी नीड्स एंड वांट्स को किस तरीके से मैं सेटिस्फाइड कर सकता हूं, उसकी डिजायर को उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग, उसके इनकम लेवल के अकॉर्डिंग मैं क्या क्या चीजें बना सकता हूं। उदाहरण के तौर पर आप कार देखिए, कार जो होती है वो करोड़ों अरबों रुपए की भी आती है और कार जो है वो 2 4 5 10 लाख रुपए की भी आती है। तो ये सारा इनकम लेवल के ऊपर होता है। जो 2 4 5 10 लाख रुपए वाली जो कारें हैं जो बनती हैं, उनके मार्केटर्स ने, उनके सेलर्स ने ये देखा कि भाई आखिर मार्केट में क्या चल रहा है, जिस जगह पर हम रहते हैं वहां कौन सी इनकम के लोग रहते हैं जो उन सब चीजों को परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम यही होता है कि अपनी मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन को गैदर करना, उसको एनालाइज करना बढ़िया तरीके से, फिर अपनी प्लानिंग करना, फिर अपनी मार्केटिंग प्लानिंग करना कि भाई अब हमें करना क्या है, ठीक है, किस तरीके से स्टेप चलने हैं, क्या क्या पहले चीजें करनी है, कौन सी चीजें बाद में करनी है, मतलब पूरे तरीके से प्लानिंग फंक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, वो सब चीजें इसमें आ जाती हैं। फिर आता है हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद जब हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसी बीच के अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप पर जब आते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करना शुरू करते हैं, उसकी डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं। जो चीज हमने मार्केटिंग प्लानिंग के स्टेप में सोची है उसको अब हम करने का काम करते हैं, ठीक है। फोर्थ आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। फिर उसकी हम ग्रेडिंग देखते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसको सिंप्लीफाइड करते हैं, उस हिसाब से उसके पैसों को तय किया जाता है, कॉस्ट, प्रॉफिट, जीएसटी वगैरह सब चीजें ऐड ऑन की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग देख पाओगे कि जो सेब वगैरह होते हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, जो मार्केट के अंदर बिकती हैं, उनके एक ही ठेली पर रखी होती हैं, बट फिर भी उनके प्राइस अलग अलग क्यों होते हैं, उनके स्टैंडर्ड की वजह से, उनके ग्रेडिंग की वजह से। मतलब अगर मान लो सेब बिक रहे हैं, तो जो सेब बिक रहे हैं वो एक ही बाग से आए हैं, तब भी उनका एक सेब का प्राइस है 60 रुपए किलो, एक सेब का प्राइस है 30 रुपए किलो। आखिर इतना फर्क क्यों? इतना फर्क इसलिए है क्योंकि वो थोड़े अच्छी क्वालिटी के हैं, वो थोड़ी बेकार क्वालिटी के हैं। बट ये क्वालिटी के हिसाब पे पेड़ तो डिवाइड थोड़ी होंगे, पेड़ पे तो भाई सभी फल आ रहे हैं, तो वही थोड़ी 60 रुपए किलो वाला सेब पैदा करेगा या वाला पेड़ ये 30 रुपए किलो वाला सेब पैदा करेगा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर जब वो पेड़ से टूट कर सेब आते हैं, उनको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, उनको ग्रेड्स दिए जाते हैं, तब जाके वो सिंप्लीफाइड होकर मार्केट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर भी जो आपने प्रोडक्ट डिजाइन करा है, डेवलपमेंट करी है, उसको स्टैंडर्डाइज करने का काम हम यहाँ से करते हैं। फिर आता है भाई पैकेजिंग एंड लेबलिंग। फिर उसका पैकेजिंग के ऊपर हम ध्यान देते हैं, लेबलिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, इंफॉर्मेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, ब्रांडिंग के ऊपर ध्यान देते हैं, जो आप पढ़कर आए हो, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास रहती हैं। अभी हम इसको और डीप में पढ़ेंगे चैप्टर में आगे की तरफ। फिर आता है हमारे पास कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मतलब क्या होता है कि ट्रांजेक्शन करने के बाद आप अपने कस्टमर की नीड को किस तरीके से सेटिस्फाइड कर रहे हो। उदाहरण के तौर पर आपने कार बेची है ना, तो उस कार को मतलब आपने कार खरीदी, तो ऐसा होता है ना भाई शोरूम के अंदर कि आपकी कार की 2 सर्विसेज फ्री हैं, या फिर आपने कोई मोबाइल परचेज किया, उसमें कोई खराबी आ रही है, तो आप वो कस्टमर जो सेंटर होते हैं, कस्टमर सपोर्ट सर्विस सेंटर जो होते हैं, कस्टमर केयर पे, वहां पे आप इसे कंप्लेन कर सकते हो। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो कस्टमर सपोर्ट सर्विस होती हैं कि आफ्टर द ट्रांजेक्शन आप अपने कस्टमर की नीड को एंड उसकी प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्राइसिंग एंड प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो इसके प्राइस रख देना भाई, ये सब चीजें करने के बाद फिर प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो ये हमारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि मार्केट के अंदर जब आ जाता है प्रोडक्ट तब किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज बनने के बाद एकदम तो नहीं बिक जाती, उसको समय लगता है बिकने के लिए। तो हम यहां से क्या करते हैं, उसका प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, उन सब का इंतजाम कर देते हैं। तो दिस इज योर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। ये 12 फंक्शंस हमारे पास आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब हम समझते हैं कि ये जो हमारी मार्केटिंग है, इसको और अपर लेवल पे ले जाने के लिए आपकी क्लास 12 बिजनेस स्टडी की बुक में कुछ फिलॉसफी दे रखी है। उन फिलॉसफी को जरा समझते हैं और जानते हैं कि उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मार्केटिंग फिलॉसफीज की, और ये एक ऐसी टर्म है जो कि आपको गाइड करने का काम कर रही है, जिससे आप अपने मार्केटिंग फंक्शन को और अपने प्रोडक्ट के फंक्शंस को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन ही ये निकल कर आती है कि इट रेफर टू द थिंकिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गाइड्स इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। अपने ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए आपको जिन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है वो आपको मार्केटिंग फिलॉसफीज के अंदर बताया जाता है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाया जा रहा है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का, कि आप अपने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में आखिर क्या आपको करना चाहिए जिससे आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको अचीव कर पाए।
यानी आप उसको अचीव कर पाओ। तो यहाँ पे क्या है भाई, फोकसिंग द हाई प्रोडक्शन विद द लो कॉस्ट। आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पर ध्यान दो और अपनी कॉस्ट को कम रखने की कोशिश करो। यहीं पर अगर बात करूं मैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में क्या बताया कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका परफॉर्मेंस, उसके फीचर्स पर ध्यान दो और ये भी ध्यान दो कि आपका प्रोडक्ट थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द अदर्स। यह आपको प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में सिखाया। फिर तीसरा सेलिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन टू पुश प्रोडक्ट, यानी कि आपको अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए थोड़ा एग्रेसिव होना है। उस बंदे को, जो बंदा परचेज करने के लिए आ रहा है आपके गुड्स एंड सर्विसेज को, आपको ना उसके फीचर से ज्यादा उसकी जरूरत के बारे में समझाना है उसको, कि आप जो ये परचेज करेंगे तो आपको इसकी जरूरत है, इसके अंदर जो क्वालिटी, फीचर्स, परफॉर्मेंस, इनोवेशन है वो आपकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड कर रही है, जो आपका इनकम लेवल है उस पर भी डिजायरेबल है। तो यहाँ से सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। अपने प्रोडक्ट के अंदर जो फीचर्स हैं उसे बताओ, बट उनकी जरूरत के हिसाब से बताओ, जिससे वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करना उनकी मजबूरी ना हो, उनकी जरूरत बन जाए। तो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट आपको सिखाता है कि अपने इनोवेशन लाओ प्रमोशन के अंदर, सेलिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप उनको उस प्रोडक्ट की जरूरत के साथ साथ उनको भी मजबूर करो कि आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से सेलिंग कॉन्सेप्ट। फिर आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है कि अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, डिलीवर सुपीरियर वैल्यू एंड द बिल्ड रिलेशनशिप। साथ ही साथ आप ना मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या सीख रहे हो कि आपको बताया है कि आप अपने गुड्स की क्वालिटी और जब उसकी प्रोडक्ट एफिशिएंसी पे जो ध्यान दे रहे हो, उसके साथ साथ ये भी कोशिश करो कि कस्टमर सपोर्ट सर्विस आप उसको दो, यानी कि ट्रांजिशंस के बाद भी आप उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करो, आपको रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स। साथ ही साथ आपको बताया है कि आप उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करो। रिलेशनशिप मेंटेन का मतलब क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना। मतलब आप और उनके बीच में आप उन ऐसे तरीके से अपनी सेल कीजिए या प्रमोशन कीजिए जिससे आपके और उनके बीच में एक रिलेशन, एक भरोसा बन पाए कि भाई हाँ, अगर ये चीज है तो बेस्ट होगी, अगर इनका माल है तो अच्छा ही होगा, इस तरीके से। तो ये हमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बताता है। यहीं पर अगर बात करूं सोसाइटल कॉन्सेप्ट, हर बंदा आपके प्रोडक्ट को नहीं परचेज करता तो वह आपको पहचानेगा कैसे? आपके सोशल वेलफेयर की वजह से। आप हो, चाहे कोई भी बिजनेसमैन हो, वो अपने प्रोडक्ट के अलावा, अपने फैक्ट्री, अपनी फर्म के अलावा सोशल वेलफेयर का भी काम करते हैं, जिससे उनका रिलेशनशिप, उनकी गुडविल मेंटेन होती है, इंक्रीज होती है, उनके प्रोडक्ट्स पर भरोसा बढ़ता है। कोई भी बंदा फ्यूचर में कभी भी प्रोडक्ट परचेज करेगा तो वो आपका ही करेगा। क्यों? क्योंकि आपने रिलेशनशिप, आपनी गुडविल मेंटेन करी है, आपने उनके दिल और दिमाग में जगह बनाई है। कैसे? सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की वजह से, यानी कि बैलेंस कस्टमर वांट्स एंड विद द सोसाइटल वेलबींग एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि आपको सोशल वेलफेयर का काम करना है यहाँ पे। तो ये आपको मार्केटिंग फिलॉसफी समझा रही है। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स की। मार्केटिंग मिक्स का मतलब आखिर क्या होता है? देखो, सबसे पहली चीज, हमारी इस पूरी मार्केटिंग के अंदर, पूरे इस मार्केट के अंदर दो चीजें बेटा होती हैं। पहली हमारे पास आती है कंट्रोलेबल फैक्टर, कंट्रोलेबल फैक्टर, और दूसरा बेटा हमारे पास आता है यहां पे नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। ठीक है, तो कंट्रोलेबल फैक्टर एंड नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। कंट्रोलेबल फैक्टर का मतलब क्या है कि जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें और अपने आप में कुछ बदलाव करके अपनी प्रोडक्ट की एंड अपनी प्रोडक्शन की इफिशियंसी को हम बढ़ा सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को हम अचीव कर सकते हैं। इसमें सर क्या चीजें आ सकती हैं? तो कंट्रोलेबल फैक्टर में प्रोडक्ट आ सकता है, प्राइस आ सकता है, प्लेस आ सकता है, प्रमोशन आ सकता है। ये सारी चीजें वो चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर का मतलब क्या है? आपने बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ा, उस एनवायरनमेंट के चैप्टर में आपने देखा कि बहुत सारे हमारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारा बिजनेस पे इंपैक्ट करते हैं, तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, यानी कि वो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर भी मैक्रो एनवायरनमेंट होता है। वो क्या है? जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई है ना, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, या किसी भी तरीके से कोई लॉ आ गया, ये सारी चीजें हमारी नॉन कंट्रोलेबल होता है, जिसका हमारा कोई बस नहीं चलेगा, हमें इसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। बट जिनके ऊपर हमारा बस चल रहा है, उसको हम किस तरीके से चेंज करें? तो सबसे पहली बात हमारे पास बेटा ये आती है प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, प्लेस के बारे में, प्रमोशन के बारे में, फिर फिनिश करेंगे चैप्टर को। तो पहली सारी बातें जो है वो प्रोडक्ट की है, इसको डीप में समझते हैं, लाइन टू लाइन। तो इट रेफर टू एनीथिंग दैट कैन बी वैल्यू टू द बायर। तो यहाँ पे एनीथिंग का मतलब क्यों लिया? देखो बेटा, मार्केट के अंदर दो चीजें होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, बट एक और आइटम आता है जिसको हम कहते हैं एनीथिंग ऑफ वैल्यू। या आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एनीथिंग ऑफ वैल्यू। एनीथिंग ऑफ वैल्यू का मतलब यहां पर क्या है
एनीथिंग ऑफ वैल्यू का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आप प्रमोशन जो वहां पे हमारा एक्सपीरियंस होता है, आइडियाज होते हैं, हमारी जर्नी होती है, जब हम उसको कम्युनिकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द अदर पीपल्स, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें हम उसको एनीथिंग ऑफ वैल्यू को नाम से जानते हैं। जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, है ना, वो अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, आपको गाइड करते हैं, तो ये सब एनीथिंग ऑफ वैल्यू है, वो मार्केटिंग के अंदर आता ही है। तो यहां बताया गया है वो सब कुछ जिसकी वैल्यू बायर की नजर में है, तो वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। सही बात है। अब यहां से प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए या प्रोडक्ट के अंदर कुछ इफेक्ट लाने के लिए हम इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है और लेबलिंग है। किस तरीके से? देखो, ब्रांडिंग इट रेफर टू दैट प्रोसेस विच डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टैब्लिश्ड। तो यहां पर क्या है कि ब्रांडिंग का मतलब यह है कि जो आपके प्रोडक्ट को एक पहचान देता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो उस कंपनी का है, ये प्रोडक्ट जो है वो उस ब्रांड का है। और ये ब्रांडिंग जो होती है ना, ये कई सालों की मेहनत के बाद बनती है। और ये ब्रांडिंग जो होती है ना, ये इन मार्केटिंग फिलॉसफीज के कॉन्सेप्ट्स को समझने और इन पे काम करने के बाद बनती है। और मैं आपको बताऊं कि जब ये बन जाती है तो हर एक कस्टमर, हर एक पीपल के दिमाग में एक थ्योरी बन जाती है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि भाई अगर इस बंदे का प्रोडक्ट है तो बेहतरीन ही होगा। उदाहरण के तौर पर कि आज अगर मैं कार की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो हमारे पास टाटा, टोयोटा, इस तरीके से नाम आते हैं। तो हम उनकी कार को अभी तक हमने चलाया नहीं है, बट हमें पता है कि भाई इस ब्रांड की कार है तो बेहतरीन कार होगी, इस ब्रांड के कपड़े हैं तो वो अच्छे कपड़े होंगे, इस ब्रांड के जूते हैं तो वो अच्छे ही होंगे। तो ये ब्रांडिंग होती है। मतलब चीज को यूज करने से पहले, उसकी फीचर इंपॉर्टेंस जानने से पहले ही हमने उसकी थ्योरी क्या बना ली कि ये है तो बेस्ट है। ठीक है। तो ब्रांडिंग का मतलब क्या है कि जो आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन दिलवाए। पैकेजिंग का मतलब क्या है? ब्रांडिंग के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पैकेजिंग, यानी आपका जो प्रोडक्ट का पैकेट है ना वो किस तरीके से है, मतलब वो ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो 10 प्रोडक्ट में से भी आपका प्रोडक्ट अकेला अलग ही दिखे कि भाई ये बड़ा अलग दिख रहा है, इसे देखा जाए, तो यहाँ पे पैकेजिंग पे हमें ध्यान देना पड़ता है। पैकेजिंग दो तरीके की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो की जाती है वो कब की जाती है? जब कंटेनर्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग के अंदर माल को कैप्ट किया जाता है। इंटरनल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आपका सामान होता है। उदाहरण के तौर पर कि अभी मेरे पास ये मार्कर है, इसके अंदर इंक है, तो ये जो ऊपर की पैकेजिंग आपको दिख रही है प्लास्टिक की, ये इंटरनल पैकेजिंग है। बट जिस बॉक्स के अंदर, जिस डिब्बे के अंदर ये आए हैं, उसको हम एक्सटर्नल पैकेजिंग के नाम से जानते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पे पैकेजिंग इट रेफर टू दैट ग्रुप ऑफ दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू द डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द कंटेनर्स इन विच द प्रोडक्ट्स आर पैक्ड। ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज पे ध्यान जाता है जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स पैक्ड होने वाले हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखता है? लेबलिंग। मतलब आपके प्रोडक्ट में इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग लेबलिंग। यहाँ पे क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट में जितनी भी क्वालिटी है, साइज है, फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है, ब्रांड नेम है, पैकेट नेम है, वो सब चीजें, सारी की सारी चीजें, यानी कि पूरा प्रोसेस, वो कैसे बना है, कहां से बना है, कहां से प्रोडक्शन आई है, कहां से वो आया है, किस तरीके से उसमें जीएसटी वगैरह है, न्यूट्रिशन, खाने पीने चीजों में, सब चीज, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट लेवल के अंदर डाल दी जाती है। अब आपने देखा कि आप एक जीन्स परचेज करके लाए, आप ब्रांडेड जीन्स लाए, आपने उसकी पैकेजिंग देखी, बहुत एवन पैकेजिंग थी, आपके पास उसमें एक लेबल मिलता है, एक कार्ड मिलता है, उस लेबल पे उस ब्रांड का नेम लिखा रहता है, उसमें उसका साइज होता है, क्वालिटी होती है, फीचर्स होते हैं, उसकी ब्रांडिंग नेम, मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वहां कंडक्ट होती है। तो यहाँ पे आपका समाप्त हुआ मार्केटिंग मिक्स के अंदर पहला कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं प्राइस की, प्लेस की एंड प्रमोशन। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्राइस, प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज वेल एज प्रमोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें अगर प्राइस के बारे में, तो इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय अ बायर और रिसीव्ड बाय अ सेलर इन अ कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे प्राइस जो आपका इफेक्ट करता है वो बहुत ही बड़े लेवल पर करता है आपकी क्वांटिटी डिमांड में और आपकी जो प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट है, डिजाइनमेंट है, इस तरीके से। इसमें आपके पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं बेटा। पहला आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर आप कह सकते हो इलास्टिक डिमांड कह सकते हो यहाँ पे, और दूसरा आता है हमारे पास इन इलास्टिक डिमांड। तो देखो बेटा, इसका मतलब जानते हैं पहले कि आखिर क्या है। देखो, इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि जब आप अपने प्राइस में थोड़ा चेंज करते हो और उसकी क्वांटिटी डिमांड में बड़ा इंपैक्ट आता है, तो उसको हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। जब आपने आप जब अपने प्राइस के अंदर थोड़ा चेंज करते हो और उसकी क्वांटिटी डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो उसको हम इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। तो प्राइस एंड प्राइसिंग जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के अंदर और आपकी मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर। तो हमने क्या जान पाया कि भाई इलास्टिक डिमांड एंड इलास्टिक डिमांड। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? इट रेफर टू दैट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स थ्रू विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड अवेलेबल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू द राइट पीपल विदाउट चेंज। तो यहां पे बताया गया है कि आपको इस कॉन्सेप्ट के जरिए बताया
कि आपका जो प्रोडक्ट है वो राइट प्लेस पर राइट टाइम पे और राइट पीपल के पास होना चाहिए, तभी तो उसकी कोई वैल्यू होगी, अदरवाइज की कोई वैल्यू नहीं कह सकते। अगर आपके पास एक कोई वैल्यूएबल चीज है और आप एक ऐसी जगह पर गए जहां पे बहुत कम इनकम लेवल वाले लोग रहते हैं, तो आप जब उसके बेचने के लिए बैठोगे ना, तो आप उसकी प्राइस में ज्यादा इंपैक्ट नहीं देख पाओगे। कोई 100 50 200 इस तरीके से उसका प्राइस लगाएगा। यहीं पर आप थोड़े से मिडिल क्लास के लोगों में आ गए तो वहां पर आप देख पाओगे कि उसका प्राइस जो है वो 500 400 रुपए तक का लग जाएगा। अब यहीं पर आप बिल्कुल लग्जरी एरिया में उसको बेचने के लिए चले गए तो आपके जो गुड्स का प्राइस है वो हजारों में चला जाएगा, ठीक है, लाखों में भी जा सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो गुड्स है वो राइट प्लेस पर राइट टाइम पे और राइट पीपल के पास होना चाहिए, तभी तो वो वैल्यूएबल माना जाएगा। तो अब यहां से इसमें दो चीजें आती हैं हमारे पास। पहला आता है बेटा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या बताया इन लोगों ने? फर्स्ट बताया डायरेक्ट चैनल। तो डायरेक्ट चैनल का ना मतलब जो है बेटा, इसको हम जीरो लेवल चैनल के नाम से भी जानते हैं, आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट चैनल है। दूसरा अपने पास आता है इनडायरेक्ट चैनल। तो इनडायरेक्ट चैनल का मतलब क्या है? जिसमें आप जीरो लेवल चैनल मतलब समझते हैं। देखो डायरेक्ट चैनल का मतलब क्या है? जीरो लेवल चैनल, यानी कि यहां पर है मैन्युफैक्चरर और यहां पर है कंज्यूमर। तो आपका रिलेशन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बना, दिस इज योर डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल। इनडायरेक्ट चैनल का मतलब क्या होता है? जिसमें इंटरमीडियरीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें हमारे पास क्या आता है? 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल आता है, ठीक है। 1 लेवल के अंदर क्या है? जैसे कि आपके पास जो एक तरीके से बीच में 1 इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व हो गया, फिर दूसरा वाला बंदा हो गया, फिर तीसरा हो गया, जैसे कि होलसेलर है, फिर तुम्हारा एजेंट है, फिर रिटेलर है, फिर कस्टमर है। तो इस तरीके चैन बनी रहती है। तो अगर मैं 1 लेवल चेंज की बात करूं तो मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर देन कस्टमर। फिर यहाँ पे 2 लेवल चेंज की बात करूं, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू एजेंट टू कस्टमर। और यहाँ पे 3 लेवल चैनल के अंदर आपकी जो पूरी लिस्ट होती है, पूरी चैन होती है, उसको फॉलो किया जाता है। मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू एजेंट एंड टू रिटेलर एंड देन आफ्टर कंज्यूमर। तो इस तरीके से आपके 3 लेवल चैनल बन जाते हैं। यहां पर हम बात करें चैनल्स, इसमें क्या आता है? एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कंपोनेंट्स ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये सारे वो एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करता है जो आपके गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। उदाहरण के तौर पर ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया और वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, इस तरीके से चीजें जो होती हैं वो आपका इसमें आता है, एक तरीके से फिजिकल मूवमेंट ऑफ प्लेस में आता है, तो गुड्स में सॉरी आता है। तो ठीक है, तो ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम बात करेंगे प्रमोशन की। तो प्रमोशन का मतलब क्या है? ये वो वाली बात है कि एक तीर से दो निशाने वाली बात है, ठीक है। कैसे? क्योंकि आप जब प्रमोशन करते हो तो आप अपने गुड्स के बारे में कम्युनिकेट भी कर रहे हो, यानी बता भी रहे हो, और जो बायर्स हैं उनको ये भी कह रहे हो कि आप इस गुड्स को खरीदो। जैसे समझो, इट रेफर टू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन विद द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स of informing potential customers about the product and the persuading them to buy it। आप इसके जरिए अपनी गुड्स की इंफॉर्मेशन बायर्स को बताते भी हो और परसुएड भी करते हो कि आप इसको खरीदो। इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, पहला है हमारे पास प्रमोशन मिक्स। और प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या है? इट रेफर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल टूल्स टू ऑल, यानी कि इट रेफर टू कॉम्बिनेशन टू ऑफ ऑल, ठीक है, all potential tools used by the business to inform and persuade the customer about the product। मतलब आप अपने गुड्स को एक तरीके से पहचान दिलवाने के लिए जितने भी काम कर रहे हो उन सब का कॉम्बिनेशन प्रमोशन मिक्स कहलाता है। इसमें कुछ चीजें हैं हमारे पास, लाइक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। तो ये बेटा आपका प्रमोशन कॉन्सेप्ट था, प्रमोशन मिक्स का कॉन्सेप्ट था। होपफुली आपको इस चैप्टर में कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा। इस चैप्टर में जितनी भी चीजें थी वो सब फिनिश कर ली, और आज की इस क्लास के साथ पार्ट बी ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडी बुक, यानी पार्ट बी में जितने भी चैप्टर्स आते हैं वो सब अपने आज समाप्त कर लिए हैं। अगर आपने पार्ट बी के कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो फटाफट से चैनल पे चले जाओ, वहां पे स्पेसिफिक बेसिस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे सभी चैप्टर्स को वन शॉट वे के साथ बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। कुछ वीडियोस आपको जो है वो आई बटन में ही मिली होंगी, एंड एज वेल एज मैंने जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप डायरेक्टली भी वहां से गो थ्रू हो सकते हो। तो पार्ट भी थोड़ा सा मुश्किल है,
थोड़ा सा मुश्किल है पार्ट ए के अकॉर्डिंग ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडी। ठीक है, तो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट हाँ, अगर कहीं छोटा सा भी डाउट रह गया हो ना, कहीं छोटा सा भी टॉपिक ना समझ में आया हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं आपको इस शॉर्ट के माध्यम से, एक छोटी वीडियो के माध्यम से आपको उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो वैसे तो मैं मानता हूं कि कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा, बट हाँ एक चीज है कि अगर आपको सब चीज समझ में आई होंगी, है ना, कहीं कोई डाउट नहीं हो, तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाती है, भाई हाँ हमारा पढ़ाया वो अच्छे को समझ में आया। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ, जो भी हमारे बच रहे हैं, एक आध दो चैप्टर बच रहा होगा उनके साथ, और उनकी वन शॉट एक्सप्लेनेशन में अपने पूरी क्लास 12 बिजनेस स्टडी के कोर्स को समाप्त करते हैं और अच्छे से अच्छा स्कोर करते हैं अपने क्लास 12 बिजनेस स्टडी के एग्जाम में। थैंक यू।